गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग भूगोल में चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा। भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार है या कह सकते हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वर्तमान समय में उत्तर भारत में जहाँ हम लोग रह रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी है। उसी को बांगर भी कहते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, काली मिट्टी जो है या काली मृदा जो उसे रेगूर मृदा या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इन मिट्टी का रंग काला होने के कारण ही इन्हें काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उपयोगी या लाभदायक होती है, या कह सकते हैं उसके उपयुक्त होती है। इसी कारण इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। इस तरह की जो मिट्टी है वो दक्षिण के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी भागों में यानी गुजरात महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ठीक है ना। इनका जो निर्माण है वो जो है ज्वालामुखी के जो फटे लावे हैं लावों से निर्मित होता है। ये मृदाएं मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मालवा और सौराष्ट्र जो मैंने बताया भी आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी पठार के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व की दिशाओं में जो गोदावरी और कृष्णा नदी की जो बीच की घाटियां हैं उन घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मिट्टी बहुत ही बारीक कणों या मृत्तिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा जो खासियत है वो है नमी धारण करने की, यानी पानी को सोखने की होती है। इसके अलावा इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। यह मिट्टी गर्म और शुष्क मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इसे जोतना कठिन हो जाता है। इस कारण मानसून प्रारंभ होने से पूर्व ही काली मिट्टी के खेतों की जुताई कर दी जाती है। ठीक है ना। और ये इसी में सबसे ज़्यादा कपास होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिले, सूती मिले भारत में है में। ठीक है ना। मैंने आपको क्लास में बताया भी है। ठीक। अगला है लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है ये पाया जाता है, ये दक्षिण के पठार के अतिरिक्त पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ये रवेदार यानी जैसे रुई का होता है ना, रुई में वो होता है। अग्नि चट्टानों से बनने वाले हैं। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदा का रंग लाल और रवेदार अग्नि चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त जो लोहे का तत्व है उनके कारण होता है। जबकि यह मिट्टी जो होती है जल के आने जाने के कारण यानी जल जमाव के कारण क्या हो जाती है, पीली हो जाती है, जिसे हम लोग चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला है जो है लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट शब्द जो है वो ग्रीक शब्द लेटर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। चूंकि इस मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो काफ़ी सख्त होती है और हम गर्मी के समय में अधिक वर्षा वाले या गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण नीलाक्षण से क्रिया से होता है, यानी कह सकते हैं ये क्या कहते हैं अपचयन के द्वारा होता है। उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से इसमें जो ह्यूमस पैदा करने वाले जीव हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो इस मिट्टी को क्या करते हैं, जो अन्य मिट्टियों की तरह इस मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। अधिक गर्मी के कारण इसके जो उपजाऊ या कह सकते हैं उपजाऊपन बढ़ाने वाले जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और
रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। यह मृदा ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय की खेती होती है। तो कह सकते हैं कि लेटेराइट जो मिट्टी है वो चाय के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, चाय की खेती होती है। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के राज्यों में भी इसमें काजू की खेती होती है। तो प्रश्न बनता है, अगर पूछता भी है कि चाय की खेती और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का ज़्यादातर उपयोग होता है, तो बच्चों हम लोग बताएंगे काजू और चाय की खेती हमारे यहाँ लेटेराइट मिट्टी पे होती है। मरुस्थलीय मिट्टी यानी जो मरुस्थल के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है वो मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से रेतीली तथा लवणीय होती है, यानी उसमें खारापन पाया जाता है। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं, यानी जहाँ पे ये ज़मीनें कम उपजाऊ होती हैं। यह मृदा लाल और भूरे रंग की होती है। कुछ क्षेत्रों में इनकी मृदा में लवण की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि झीलों से जल वाष्प करके इन्हें खाने का नमक भी बनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में मतलब जैसे राजस्थान की सांभर झील, ऐसे बहुत सी जगह महाराष्ट्र में कि इतने खारे होती हैं कि अगर जब ये वर्षा का जल या वैसे भी जब पानी गर्मियों के दिनों में वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है तो इनको क्या कर लिया जाता है, इनको क्यारियों में या अन्य जगहों पे एकत्रित कर लिया जाता है और फिर इनको नमक के लिए उपयोग किया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस यानी जो उपजाऊपन है या जो नमी है उसकी बहुत कमी होती है। शुष्क जलवायु या उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन यानी भाप बनने की प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है इस मिट्टी में। इस मृदा में के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और निम्न परतों पर चूने के कंकड़ की सतह बन जाती है। इसके कारण मृदा में जल का अंतःसंचरण नहीं हो पाता, यानी जल जो वो क्या करता है, यह मिट्टी सोख नहीं पाता है। आपने देखा होगा बालू वगैरह में तुरंत बारिश के बाद फिर उसमें सूखे जैसी स्थिति आ जाती है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर सही तरीके से संचित किया जाए तो ये काम के लायक हो सकता है। अगला है वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। यह मृदा प्रायः पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपस्थित होते हैं। इस मृदा के निर्माण में पर्वतीय जो वातावरण है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है और उसी के अनुसार ये मिट्टी ढल भी जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती है, लेकिन जो ऊपरी ढलान पर इसका जो बनावट हो वो मोटे कणों से होता है। हिमालय में जो जितने वन क्षेत्र पाए जाते हैं इन सभी पर मृदा का भारी अपरदन होता है, यानी मिट्टी कट के बह जाती है और यह मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है और इसमें ह्यूमस यानी जो उपजाऊपन है, जो कीड़े और जो उपजाऊ जमीन को बनाने वाले जीवाणु वो समाप्त हो जाते हैं या नहीं रहते हैं। इसका विस्तार नदी के दोनों किनारों तथा जलोढ़ पंखों में ज़्यादा होता है। यह मृदा ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब मृदा अपरदन और संरक्षण, मिट्टी का कटाव कैसे किस तरीके से होता है और उसका सुरक्षण कैसे करना है या संरक्षण कैसे करना है, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या मृदा क्षरण या कटाव कहते हैं। मृदा निर्माण और उसके अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है, यानी मिट्टी का बनाव भी बनता भी रहता है और बहता भी रहता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोनों में संतुलन रहता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक मात्रा में पशु का चारण करना, निर्माण और खनन से कई बार यह संतुलन बिगड़ जाता है तथा प्राकृतिक कारकों में पवन, हिमनद मानी वर्षा, ये नदियों का पानी, बर्फ पिघलना होता है, जल की जो लहरें बहुत तेज मात्रा में बहती हैं, ये भी मिट्टी के अपरदन के लिए उत्तरदायी होती है। पहाड़ी ढालों पर मृदा के नीचे की ओर खिसकती रहती है, जिसे मृदा संवर्पण कहते हैं। यह भूस्खलन के साथ नीचे आती हैं और मृदा अपरदन का कारण बनती है।
बहता जल जो है मृत्तिका युक्त मिट्टी को काट कर गहरी वाहिकाओं या नालियों का निर्माण करता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती और इसे उत्पादित वेटलैंड कहते हैं। चंबल के क्षेत्रों में ऐसे ही प्रकार की भूमि को हम लोग रबड़ कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहा ले जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्रों की ऊपरी जो मृदा होती है वो धुलकर जल के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, जिसे हम लोग चादर अपर्दन कहते हैं, यानी ये चादर की तरह बह जाते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा का परत को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन या वायु अपर्दन कहते हैं। कृषि के अनुचित तरीके से भी मृदा का अपर्दन होता है। अनुचित तरीके से हल चलाने यानी ढाल पर होने पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने पर वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता हुआ जल समान रूप से मिट्टी को काट के लेके चला जाता है। ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर नालिकाएं चलाने से वाहिकाएं का निर्माण होता है। इसके अंदर पानी मृदा का कटाव करने में सक्षम हो जाता है। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया सामने चलती है। ढालयुक्त भूमि में समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने के ढाल के साथ साथ जल प्रवाह की गति धीमी हो जाती है, यानी खेत उल्टा जोतना चाहिए, मतलब लाइन सीधे ही नहीं, ऐसे लाइनों में मतलब क्षितिज रेखा में जोतना चाहिए। इसमें इसे समोच्च जुताई कहते हैं। ढालयुक्त भूमि पर सीढ़ीदार खेती बनाया जाना चाहिए। सीढ़ीदार खेतों से मृदा अपर्दन को नियंत्रित किया जाता है। पश्चिम हिमालय पर सीढ़ीदार कृषि किया जाता है। आपके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे वृहद कृषि भूमि को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। ये पवन के वेग को कम कर अपर्दन को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार की कृषि प्रवृत्ति को स्ट्राइप फार्मिंग कहते हैं। कृषि प्रवृत्ति या स्ट्राइप फार्मिंग कहते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग पवन की गति को नियंत्रण करने के लिए वृक्ष की मेखला का निर्माण किया जाता है। वृक्ष के ढेर सारे पेड़ किनारे किनारे लगाए जाते हैं, इसे रक्षक मेखला कहते हैं। पश्चिमी भारत के रेतीले भूभागों में रक्षक मेखला के माध्यम से टीलों को स्थानीयकरण, जैसे छोटे छोटे जो पहाड़ के टीले बन जाते हैं या बालू के टीले बन जाते हैं, इनके लिए अब देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें दिया भारत के पर्यावरण की दशा। हमें इस बात की जानकारी है कि सुखो माजरी गांव और झबुआ जिले में यह कार्य दिखाया गया है। एक चित्र दिखाया गया है, चित्र 14 समुदाय दिया। ये भगवान अभी तक भ्रम है। समुदाय, ठेकेदार, नौकरशाह, निम्न भारत की योजना, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। यह भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में से 17 प्रति हेक्टर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टर हो गया, यानी बढ़ गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के फलस्वरूप आय बढ़ती है। समाज में आर्थिक संपन्नता विकसित होती है। सुखो माजरी में सन 1979 में से सन 1984 के मध्य परिवारों की औसत आय 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रवर्धन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत के लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक द्वारा हरा भरा किया, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने वनों के आसपास रहने वाले लोगों को यह अधिकार दिया है कि वो वनों की रक्षा करें। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब ये चैप्टर और इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोग भेजिएगा।